हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टैक्स टॉक के एपिसोड में हम आपके साथ एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कि हम पिछले 6 साल की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। आपको पता ही है कि इनकम टैक्स रिटर्न कितनी इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है आज के जीवन में। लोन लेना हो, वीज़ा अप्लाई करना हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसके लिए मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ITR फाइल करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने पिछले 6 साल की ITR फाइल नहीं करी है या आज तक कभी ITR फाइल नहीं करी है और आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न दे रखी है जिसके अंतर्गत आप 6 साल की ITR फाइल कर सकते हैं। पर इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो देखते आज जानते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न के ITRs फाइल कर सकते हैं, पुरानी पीरियड के भी, और रिफंड या फिर लॉस का क्लेम कर सकते हैं पुरानी पीरियड्स का। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल ITR ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। ये डिटेल सेक्शन 1192B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको ये सेक्शन एक्सप्लेन करने का और ये जो क्लॉज है एक्सप्लेन करने का, कैसे हम ITR फाइल कर सकते हैं 6 साल का। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है, काफ़ी मदद करेगा आपको बाकी चीज़ों को प्लान करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 1192B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि द बोर्ड में इफ इट कंसिडर्स इट डिजायरेबल और एक्सपेडिएंट सो टू डू फॉर अवॉइडिंग जेन्युइन हार्डशिप इन एनी केस और क्लास ऑफ केसेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बीइंग अ डेप्यूटी कमिश्नर अपील्स or commissioner appeals to admit an application or claim for any exemption, deduction, refund or any other relief under this act after the expiry of the period specified by or under this act for making such application or claim deal with the same on the merit in accordance with the law। तो यहाँ पे कहता है कि सेक्शन 1192 कहता है कि अगर बोर्ड को लगे कि किसी को जेन्यून हार्डशिप हो रहा है और उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या कर सकता है, किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को, अथॉरिटी को, अब वो डिप्यूटी कमिश्नर अपील्स वाले नहीं होने चाहिए, बाकी को क्या दे सकता है, एक पावर दे सकता है टू एडमिट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लेने के लिए पावर दे सकता है टू क्लेम एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन देना हो या कोई डिडक्शन देना हो, कोई रिफंड देना हो, कोई रिलीफ देना हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यानी कि पीरियड एक्सपायर होने के बाद। जैसे ITR के केस में भी पीरियड क्या होता है, नॉर्मल ITR फाइल करने का ड्यू डेट होता है, फिर उसके बाद बिलेटेड ITR फाइल करने का ड्यू डेट होता है। उसके बाद फिर आप ITR फाइल नहीं कर सकते, पास्ट 6 ईयर का तो कतई नहीं फाइल कर सकते। तो यहाँ पे आपको इसी सेक्शन के अंडर रिलीफ मिल के आपको एग्जेम्पशन, डिडक्शन और रिफंड मिलेगा। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर हम कोई प्रोविज़न बनाते हैं जिसके बेसिस पे अगर किसी को रिफंड या एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलेगा, तो उसी की बात सेक्शन 1192B करता है। तो उसी सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 1192B के अंतर्गत एक सर्कुलर निकाला गवर्नमेंट ने, सर्कुलर 09/2015 में। उसने क्या किया कि गाइडलाइंस लिखा कि कैसे हम पिछले साल के ITR फाइल करते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑल्सो। मतलब 119 ने एक बैकग्राउंड तैयार किया कि हम आपको सर्कुलर निकाल के क्या करेंगे, एग्जेम्पशन देना हो, रिफंड देना हो, कुछ भी करना हो हम देंगे। पर अब आके सर्कुलर 9 ने उसी ग्राउंड पे एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर तैयार किया, फॉर एग्जांपल के लिए, कि आप ITR फाइल कर सकते हो। ये काइंड ऑफ रिलीफ दिया। बेसिस क्या है 119, पर एग्जैक्ट सर्कुलर क्या है 09, ये जो 2015 है। तो इसके अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले, एक एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा कंडोनेशन ऑफ डिले का, और कैसे फाइल करना है सारी डिटेल सर्कुलर 9 में दिया गया है। और ये बात याद रखिए कि जितना भी जेन्युइन केस हो, जितना भी हार्डशिप आपको हो रहा हो, आप कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते अगर आपका रिफंड नहीं है और लॉस नहीं है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट है और टैक्स बन रहा है तो उस केस में आपको कंडोनेशन अलाउ नहीं है। मतलब सीधी बात है कि अगर आप रिफंड या लॉस के भागीदार नहीं है उन पास्ट ईयर्स में जिसके आप ITR फाइल करने वाले हैं, तो आपको इस सर्कुलर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर अभी
कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। तो जेन्युइन हार्डशिप होता क्या है? जेन्युइन हार्डशिप कुछ भी हो सकता है। देखिए, जेन्युइन हार्डशिप को कोई डिफाइन नहीं किया गया है। मेडिकल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है। मेरे पास एक केस आया था जो एक मिलिट्री में थे और वो काफ़ी टाइम से पोस्टिंग में थे बाहर, आसाम वगैरह में पोस्टिंग में थे, और उन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी। उन्होंने इसी प्रोविज़न के अंदर अप्लाई किया, तो उनको आईटीआर फाइल करना अलाउड हो गया था और रिफंड भी प्रोसेस हो गया था। तो मेडिकल हो सकता है, प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है, कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है, कोई पैरालाइज हो गया काफ़ी समय तक और उसने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो ये सारी केसेस हो सकती है। दो चीज़ याद रखिए कि आईटीआर फाइल नहीं कर पाए और रिफंड भी था और लॉस है, मतलब या तो रिफंड है या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉस करना है, इन दोनों सिचुएशन में आपको आईटीआर फाइल करने का अलाउड है। और रीज़न कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट जेन्यून होना चाहिए रीज़न। ऐसा नहीं कि मेरे को भरने का मन नहीं करा इसलिए मैंने नहीं भरा, या मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने नहीं भरा, या मैं डर के मारे नहीं भरा। जेन्यून होना चाहिए सिचुएशन कि आपको पता था और आपने नहीं भरा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हार्डशिप एकदम जेन्यून होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी टेस्ट करते कि मिलेगा किसको, तो एक तो साल का लिमिट है कि अगर आपको आईटीआर फाइल भी करनी है तो पिछले 6 साल की आईटीआर आपको फाइल करने को मिलेगी, उससे पुरानी आईटीआर आपको फाइल करने को नहीं मिलेगी। दूसरा केस होना चाहिए जेन्यून हार्डशिप होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए। और तीसरा सिचुएशन, आपका या लॉस होना चाहिए जो कैरी फॉरवर्ड होने से रह गया, या फिर रिफंड होना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर टैक्स पेएबल बन रहा है या प्रॉफिट है और टैक्स पेएबल बन रहा है आपका, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट है पर रिफंड है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके 50,000 रुपये का टीडीएस कटा हुआ है, आपका टैक्स सिर्फ 20,000 रुपये बनता है, इस सिचुएशन में प्रॉफिट तो है पर 30,000 रुपये, अब टैक्स 20,000 का है तो 50,000 के टीडीएस में से आपको क्या मिल जाएगा, 30,000 रुपये का रिफंड मिल जाएगा। तो आपको क्या इस प्रोविजन में रिलीफ मिलेगा? हाँ जी, ज़रूर मिलेगा। या फिर आपको 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है, कोई टैक्स नहीं बनता, कोई रिफंड नहीं बनता, पर लॉस है जो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उस सिचुएशन में आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, ज़रूर मिलेगा, इस सेक्शन का आपको बेनिफिट वहाँ पे भी मिलेगा। अब प्रोसेस फ्लो क्या है, कैसे फाइल करना है इसको? सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी चेक करिए, जो मैंने पिछले बताया आपको कि अगर आप एलिजिबिलिटी में पास हो गए, आपके पास लॉस है, रिफंड है और पिछले 6 साल का ही ये आईटीआर है, तो आप एलिजिबिलिटी में पास हो गए। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कौन है अभी मैं बताता हूँ। आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आपको अपने रीज़न, जो हार्डशिप के रीज़न है उसके एविडेंसेस है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन, जो अथॉरिटी है आपका एप्लीकेशन 6 मंथ के अंदर क्या कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, और वो आपको ऑर्डर दे देंगे। उस ऑर्डर को आपको क्या करना है, ऑर्डर का नंबर होता है, उस नंबर के थ्रू आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको देखिए तो एक छोटा सा क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट दे रखा है, जहाँ पे आप ये देखिए 1192B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, ये क्लिक करते हैं तो फिर आपको वो जो ऑर्डर नंबर है वो मांगेगा, आपको वो ऑर्डर नंबर फिल करना है, उसके बेसिस पे आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है कौन। देखिए, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मनी जो इन्वॉल्व है। जैसे अगर रिफंड है और 10 लाख रुपए से कम है, या 10 लाख है, 10 लाख रुपए से कम है, तो आपको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपना एप्लीकेशन देना है, और वही आपका एप्लीकेशन क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपका 10 लाख रुपए से ज़्यादा है पर 50 लाख रुपए तक का है, रिफंड या लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, वही एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और अगर आपका 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT आपकी जो एप्लीकेशन है उनको रिव्यू करेंगे, आपको अगर एप्लीकेशन देना है या नहीं देना है वो चेक करेंगे। अब 50 लाख रुपए बोले तो बहुत ज़्यादा इनकम बन गया, तो इसलिए हाई इनकम के लिए हायर अथॉरिटी, आप ये मान के चलो इसमें ये प्रोविज़न लगा हुआ है। अब कौन कौन आदमी, क्या क्या कंडीशन है रिफंड अप्लाई करने का, तो द इनकम ऑफ एसएससी इज नॉट एसेसिबल इन द हैंड ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। किसी और पर्सन के हाथ में आपका इनकम एसेस नहीं होना चाहिए। नो इंटरेस्ट विल बी एडमिसिबल ऑन द बिलेटेड क्लेम ऑफ द रिफंड्स। अगर आप रिफंड ही इतना लेट क्लेम कर रहे हो तो इतने पीरियड से जो इंटरेस्ट उसमें बनता था, जैसे गवर्नमेंट देती है वैसे रिफंड लेट इश्यू होने पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, यहाँ पे तो आपने रिफंड क्लेम ही नहीं किया, अब क्लेम कर रहे हो, इसीलिए आपको उनमें रिफंड नहीं मिलेगा, सॉरी रिफंड मिलेगा पर रिफंड में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद द रिफंड हैज अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड
एट सोर्स एंड अदर एक्सिस एडवांस टैक्स पेमेंट और एक्सिस पेमेंट ऑफ द सेल्फ एसेसमेंट टैक्स एज पर द प्रोविजन। यानी कि पेमेंट किया होना चाहिए। यहाँ पे देखो रिफंड उसी हिसाब से अलाउड होगा कि आपने एक्सिस टैक्स डिडक्ट करवाया है, कलेक्ट हुआ है आपका, या फिर एडवांस टैक्स पे किया है आपने ज़्यादा, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है आपने और ये कम पे करना चाहिए था, आपका ज़्यादा पे हो गया, उन केसेस में ही रिफंड मिलेगा, बाकी केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर सीधी बात है, ये तो सारी बातें उनके लिए हो गई जिनके पास लॉस है या फिर जिनका रिफंड बनता है उनके लिए है। पर जिनका प्रॉफिट है और टैक्स पेबल बन रहा है उनके लिए क्या कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते। तो अगर जेन्युइन केस भी है आपका और आपका प्रॉफिट भी है, टैक्स पेबल भी है, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि इस प्रोविज़न के अंदर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। पर हम एडवाइस करते हैं आपको कि अगर आपका टैक्स बन रहा है इन पीरियड्स में तो आप अपना टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दीजिए, ताकि बाद में अगर कोई भी आपको पिनल प्रोविज़न से बच सके तो आपका जो भी केस होगा तो आप एक पॉजिटिव तरीके से आप उस केस में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको अपना सेल्फ असेस टैक्स पे कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।